matter is exchanged, system must be isolated. तो देखो ये ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई? तो देखिए आइसोलेटेड में क्या कंडीशन बताया गया है, आइसोलेटेड कंडीशन लिखो. आइसोलेटेड बोला था कि मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज करने का दो तरीका, हीट और वर्क डन. और इस स्टेटमेंट में सिर्फ मेंशन किया है कि नाइदर हीट नॉर मैटर, मतलब हीट को सिर्फ इसने टारगेट किया है, जबकि आइसोलेटेड में हीट तो टारगेट है ही नहीं. आइसोलेटेड में टारगेट है बच्चों एनर्जी. ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज करने का तो दो तरीका है, वर्क डन भी तो है, तो इसने वर्क डन को छोड़ दिया, इसीलिए यह स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, ध्यान से समझे और सीखें. फिर रिपीट कर रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता. इसने बोला है नाइदर हीट, तो वर्क तो छोड़ दिया, तो वर्क को इसने छोड़ दिया, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 3rd नंबर क्वेश्चन. इसमें देखिएगा, फिर से ध्यान से देखो फिर रिप्लाई करना. क्वेश्चन है अ क्लोज्ड सिस्टम, अ क्लोज्ड सिस्टम, a closed system must be an isolated system, an isolated system. ध्यान से देखिए, कह रहा है कि क्या क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड हो सकता है? यस, एक बच्चे का आंसर आया फॉल्स, बिल्कुल सही जवाब. यह स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है. सभी लोग आंसर दीजिए, फिर वही बात, वरना मैं बोलूंगा कि सुबह सुबह आपके मुंह में पड़ेंगे कीड़े 8 बजे सुबह एकदम मॉर्निंग में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा. फटाफट आंसर देते जाओ यार, ताकि मैं आगे बढ़ू जल्दी जल्दी, आपको एक चीज पढ़ाऊं, बहुत मजा आने वाला आगे जाके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. हाँ देखो, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का दोनों का डिफरेंट क्राइटेरिया है. क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा. आइसोलेटेड में एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, इस वजह से दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे. सभी का आंसर आना चाहिए क्योंकि मैं सभी को पढ़ा रहा हूं, कोई एक बच्चे से हमारा मन नहीं भरने वाला है. सभी लोग आंसर दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है एन adiabatic container fitted with movable adiabatic piston will form an isolated system. देखिए JEE एडवांस में थ्योरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कमांड होना चाहिए थ्योरी पे, तब JEE का क्वेश्चन बनेगा. चलिए एक बच्चे का आंसर आया सुबोध जोशी, बिल्कुल सही है बाबू. निरंजन तुम्हारा भी सही है, बाकी बच्चे भी मैसेज करें सारे. बहुत बढ़िया. निहारिका फॉल्स, सही, एकदम सही, आपका करेक्ट आंसर है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अभी तक जो भी आंसर आया सभी ने करेक्ट आंसर दिया है. सभी बच्चे मैसेज करें, टोटल के टोटल, कोई भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो रहेगा उसके मुंह में पड़ेंगे कीड़े. ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का. अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे होगा. स्वास्तिक, बहुत बढ़िया बाबू. देखो, एन एडियाबेटिक कंटेनर fitted with movable adiabatic piston will form an isolated system. तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं. आइसोलेटेड बाबा का जो कंडीशन है वो मेंशन कर दो. आइसोलेटेड बाबा बोलते हैं कि बेटा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा. तो बाबा तो स्टेटमेंट दे दिए. अब यहाँ जो बोला है स्टेटमेंट वो देखो, ये बोला है कि ये जो कंटेनर का वाल है ये कैसा है आपका, एडियाबेटिक, और यहाँ पे इसको रिजिड नहीं बनाया है, नॉन रिजिड, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है एक मूवेबल पिस्टन जो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है. तो बच्चों आप देखो
ये तो पूरा इम्परमिएबल टाइप का बाउंड्री है, जब कुछ मेंशन नहीं देगा इम्परमिएबल आप अज्यूम करके चलेंगे, मतलब मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब बाबा बोले देखो मैटर का तो नहीं हुआ, अब दूसरा चेक करते हैं, एडियाबेटिक है ये, तो एडियाबेटिक के थ्रू हीट का फ्लो तो नहीं होगा, तो हीट का भी जो एक्सचेंज है वो नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन ये जो मूवेबल पिस्टन है बच्चों, अपवर्ड और डाउनवर्ड तो जा सकता है, मतलब वॉल्यूम का एक्सपेंशन भी पॉसिबल है, कंप्रेशन भी पॉसिबल है, मतलब वर्क डन पॉसिबल है। तो एनर्जी रिलीज करने का तो दो तरीका मैंने कल ही बताया, फर्स्ट हीट और दूसरा वर्क डन, है ना। तो देखिए कंडीशन है कि एनर्जी जो है इस बार वो वर्क डन के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। दिस इज नॉट एडियाबेटिक, दिस इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इसलिए फॉल्स। अगर आपसे पूछ दे कि जो कंडीशन दिया हुआ है इसके बेसिस पे ये कैसा सिस्टम हुआ, तो बच्चों ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम, क्योंकि क्लोज में क्या बोला गया है, मैटर का एक्सचेंज ना होना चाहिए, यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वर्क, तो दिस इज व्हाट, क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम। बट पूछा नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान से देखना फिर आप जवाब देना, और ये आखिरी क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन है, an adiabatics container, an adiabatic container fitted with rigid adiabatic piston, will be an example of closed system। चलिए आंसर दीजिए, देखिए प्यार से प्रॉब्लम को रीड करिए, क्योंकि आप बन गए हो ज्योतिषी प्रॉब्लम का, उसके बाद जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब सही होना चाहिए यार, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। ध्यान से पढ़ो प्रॉब्लम को यार, ध्यान से, निरंजन प्यार से प्रॉब्लम को पढ़ो फिर आंसर आएगा, है ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय फॉल्स, बिल्कुल सही आंसर है आपका, इसका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए यार, एक एक बच्चों का, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बताया है, मैं आपके पास हूं भी और नहीं भी, आपको खुद ही मेरा बात सुनना है, फोर्स ना करना पड़े हमें। मैसेज सेंड करो, ट्रू या फॉल्स। श्वेता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कशिश सबका सही आ रहा है, सेंड करते जाओ मैसेज। अब मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं, आप लोग सेंड करते रहो, मैं प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन, तो यार पहले यहां देखो हम क्या कर लिए, एक एडियाबेटिक कंटेनर बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। अब देखिए ये कंटेनर है एडियाबेटिक, ठीक है, इधर से भी वाला एडियाबेटिक, इधर से भी वाला एडियाबेटिक, ठीक है। अब बोला कि यहां पे एक पिस्टन लगा दिए, ठीक है, और पिस्टन कैसा है, एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन, मतलब ये पिस्टन भी एडियाबेटिक है, पिस्टन भी एडियाबेटिक है और रिजिड है। रिजिड और नॉन रिजिड बताए थे कि रिजिड जहां पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन और कंप्रेशन पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो अब देखिए ये कंडीशन कैसा है, ये बोला तो है पिस्टन, लेकिन ये फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो कोई वर्क तो कर नहीं रहा, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो, वर्क डन तो हो गया जीरो। दूसरा ये एडियाबेटिक, ये भी एडियाबेटिक, ये भी एडियाबेटिक, और ऊपर का जो पिस्टन है वो भी एडियाबेटिक, तो हीट का एक्सचेंज भी क्या हो गया, जीरो, हीट का एक्सचेंज तो होने वाला नहीं है, तो वर्क डन जीरो, हीट जीरो। एनर्जी को ट्रांसफर करने का दो ही तरीका, वर्क डन और हीट, अगर ये दोनों ही नहीं हो रहा है तो मतलब एनर्जी का एक्सचेंज भी क्या हो गया, जीरो, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो एनर्जी का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा और मैटर तो वैसे भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज ना हो और मैटर का एक्सचेंज ना हो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। बट स्टेटमेंट में क्या कहा है,
इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ बच्चों, फॉल्स हुआ। लेकिन अगर यहां लिखा होता एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक सिस्टम, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम, तब हम बोलते कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए, समझ में आया या नहीं आया, यस या नो। सारे बच्चे सेंड करो, जो नहीं सेंड करे उसके मुंह में पड़ेगा कीड़ा। फटाफट फटाफट, टोटल 45 के आसपास पार्टिसिपेंट है, सभी का आना चाहिए यार मैसेज। सिर्फ वाई भी लिख दो तो काम चल जाएगा। फटाफट सेंड करो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये प्रॉब्लम जो मैंने कराया ये प्योर थ्योरेटिकल टाइप का प्रॉब्लम था। अब ये प्रॉब्लम मैंने क्यों कराया उसका रीजन बताता हूं। बोलोगे सर ये ट्रू फॉल्स आप करवा रहे हो, हम बच्चा है क्या? अरे बच्चे नहीं हो, मूर्ख हो, बच्चा ही तो हो, है ना। अब ट्रू फॉल्स क्यों कराए, ताकि आपका थ्योरी क्लियर हो सके। अभी जो मैंने आइसोलेटेड क्लोज ओपन सारा जो करा दिए, वो उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन कराए, इससे आपका पूरा थ्योरी क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। अब दूसरा अपना एक टॉपिक है, हेडिंग में लिखिएगा स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, देखिए अभी मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं स्टेट वेरिएबल को, फिर बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस वजह से जब मैं पढ़ाऊं उस टाइम ध्यान से हर एक लाइन को सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और अगर कोई डाउट जाए तो पूछिए। स्टेट वेरिएबल जैसे बच्चों किसी भी टाइप के सिस्टम का, किसी भी टाइप के सब्सटेंस का जब आप स्टेट का बात करते हैं, ठीक है, स्टेट का बात करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टेट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये 3 स्टेट वेरिएबल है मेनली, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, इसके अलावा भी स्टेट वेरिएबल है, बट मेनली इन 3 पे ही किसी भी टाइप के सब्सटेंस का स्टेट डिपेंड करता है। अब बोलोगे सर इसका क्या एग्जांपल है, जैसे वाटर का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर हमने रख दिया लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस तो ये सॉलिड स्टेट पे चला जाएगा। टेम्परेचर हमने रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस तो ये लिक्विड स्टेट पे चला जाएगा। और अगर टेम्परेचर हमने रख दिया ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस तो इस वाटर का जो स्टेट हो जाएगा बच्चों, वो कैसा हो जाएगा, गैस। ठीक है, और आप देखते होंगे कि गर्ल्स ज्वेलरी जो यूज करते हैं, है ना, गोल्ड का, बहुत प्यारा लगता है उनको, गोल्ड गोल्ड बहुत पसंद होता है, गोल्ड का रहता है। तो गोल्ड वैसे क्या अपना मेटल है ना, और उसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। बट आप देखते हैं गोल्ड का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ज्वेलरी आपको दिखेगा, एक अलग अलग डिजाइन एक से एक, है ना। तो उसमें कैसे बनता होगा, तो गोल्ड सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे मेल्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विफाई के लिक्विड बन गया। तो मतलब ये मेटल, ये सॉलिड एक ऐसा कंडीशन अगर हम प्रोवाइड कर दे जिसमें लिक्विड पे एग्जिस्ट करता है तो लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को हम एक होता है सांचा, उसमें डाल देंगे तो उसी टाइप का वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म के लिए उसका पर्टिकुलर एक वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल का नाम है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन 3 के ऊपर ही किसी भी सब्सटेंस का स्टेट डिपेंड करता है। और स्टेट टोटल हमारे पास 3 है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट आपने डिटेल में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड स्टेट क्लास 12th में आपने पढ़ा, और लिक्विड स्टेट बच्चों डिटेल में फिजिक्स में पढ़ना है ना। तो अब ये जो है किसी भी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अब देखिए जब ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आप फिक्स कर देंगे, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर का बात करेंगे, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, और उसमें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एक टेम्परेचर होगा, उस टाइम पे जो भी सिस्टम होगा उसका स्टेट फिक्स्ड होगा। मतलब ये वेरिएबल तब कहेंगे जब ये वेरी करता रहेगा, वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर एक फिक्स वैल्यू देगा तो उस वैल्यू पे सिस्टम का एक जो फेज होगा, एक स्टेट जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो उस टाइम पे इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो आंसर सेंड करिए, आपको स्टेट वेरिएबल
समझ में आया या नहीं आया? सारे बच्चे जल्दी से सेंड करो यार, बहुत कुछ पढ़ाना है तुम्हें। फटाफट 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 सेंड करो, एक एक बच्चा सेंड करो यार, तुम सबके लिए मैं आया हूं इस ऑनलाइन लाइव लेक्चर में। चलो ठीक है, अब इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। लिखिएगा, लिखिएगा वेरिएबल, वेरिएबल विच आर necessary to define state of system, state of system. There are basically measurable properties of system, that is temperature, volume and pressure। ठीक है, मतलब ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है। किसी भी सिस्टम का आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं और प्रेशर मेजर करते हैं, तो ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी भी है उस सिस्टम का, और इसी तीनों मेजरेबल प्रॉपर्टी पे उसका स्टेट भी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, R3 बेसिक स्टेट वेरिएबल। देखो बच्चों, हम स्टार्टिंग में ही बताए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तीनों पे ही डिपेंड करता है किसी का स्टेट, बट मेनली बेसिकली इन तीनों पे ही डिपेंड करता है, इसलिए हम इन तीनों का ही बात करते हैं। वैसे तो जब स्टेट हम डिफाइन करते हैं उस टाइम उसका एंट्रोपी भी बताना पड़ता है, गिब्स फ्री एनर्जी बताना पड़ता है, बट अभी मैंने आपको वो सब पढ़ाया नहीं है, इसलिए वो मैं भी बता नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं और दूसरा एग्जैक्ट में जाता हूं। स्टेट ऑफ सिस्टम, हेडिंग में लिखेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। अब ये स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? अभी तो हमने बात किया स्टेट वेरिएबल का, ऐसा वेरिएबल जिसपे किसी सिस्टम का स्टेट डिपेंड करे, उसको नाम दिए स्टेट वेरिएबल। और स्टेट ऑफ सिस्टम एग्जैक्ट किस स्टेट पे है कोई सिस्टम, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट ऑफ सिस्टम। और किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का एग्जैक्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, फिक्स वैल्यू लेना पड़ेगा, फिक्स्ड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो जब आप किसी सिस्टम को लेकर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है, देन उस केस में हम ये कहते हैं कि अभी जो सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे है, मतलब उसका स्टेट डिफाइन हो रहा है, स्टेट फिक्स है किसी सिस्टम का। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिएगा, when all the state variable, when all the state variable are fixed, then system is known a particular state, then system is known in a particular state। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब जैसे देखिए, ये है एक सिस्टम, कोई भी टाइप का सिस्टम हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम लोग थर्मोडायनेमिक में जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग आइडियल गैस लेके चलते हैं या कोई गैस लेके चलते हैं, है ना। पूरा प्रॉब्लम उसी के आसपास घूमता रहता है, गैस के आसपास, लिक्विड के आसपास। बट मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक जब हम पढ़ते हैं तो इन जनरल है कि किसी भी चीज पे
थर्मोडायनेमिक अप्लाई कर सकते हैं जो सिस्टम हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडियल गैस पे अप्लाई होगा। हाँ, हमारे सिलेबस में फोकस किया गया आइडियल गैस, है ना, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, ये बता दिया मैंने स्टेट वेरिएबल। अभी अगर सिस्टम है और इसका स्टेट डिफाइन करना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रेशर ले लिया P1, वॉल्यूम ले लिया V1 और टेम्परेचर ले लिया T1। तो जब ये प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और ये वैल्यू फिक्स है, इनका कुछ भी वैल्यू है, प्रेशर 1 atm 2 atm 3 atm कुछ भी, वॉल्यूम कुछ भी है, टेम्परेचर कुछ भी है, ठीक है, समझ गए क्या? इससे कोई हमें ये नहीं है बस फिक्स्ड है वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू क्या है आपका, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका स्टेट यहां डिफाइन हो गया और इसका हम नाम दिए इनिशियल स्टेट, ठीक है बच्चों। इसी सिस्टम का अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई भी एक चेंज कर देंगे तो हो सकता है इसका स्टेट चेंज हो जाए, और अगर तीनों चेंज कर देंगे तो पक्का ही इसका स्टेट चेंज होगा, ठीक है। तो कंडीशन देखें, मान लीजिए सेम सिस्टम हमने लिया, सेम सिस्टम हमने लिया बच्चों, जो सिस्टम यहां है वही सिस्टम यहां भी है, ठीक है। बट यहां प्रेशर P1 था, यहां प्रेशर हमने कर दिया P2, यहां प्रेशर यहां वॉल्यूम V1 था, यहां वॉल्यूम हमने कर दिया V2, यहां टेम्परेचर T1 था, यहां टेम्परेचर हमने कर दिया T2। अब देखो, इसको भूल जाओ, यहां भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, एक फिक्स्ड है। तो इस वजह से इस सिस्टम का भी स्टेट क्या होगा, फिक्स होगा। अभी इसका स्टेट क्या होगा, डिफाइन। तो मतलब ये स्टेट 1 से कहां चला गया, स्टेट 2 पे। जैसे वाटर सॉलिड से चला जाता है लिक्विड पे, लिक्विड से चला जाता है गैस पे, जब आप वेरी कराते हैं प्रेशर का, टेम्परेचर का, है ना, वॉल्यूम का, उस कंडीशन में। इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, जैसे आप यहां से यहां जाते हैं बच्चों, तो देखो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क डन करना पड़ रहा होगा, या वर्क डन हो रहा होगा, सीधा बात, कौन कर रहा है नहीं कर रहा हमें कोई लेना देना नहीं। वॉल्यूम चेंज इंक्रीज होकर भी हो सकता है, डिक्रीज होकर भी हो सकता है, तो वर्क डन यहाँ हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब सीधा बात हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है ना। अगर हाई से लो पे जा रहा होगा तो हीट क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रिलीज, और लो से हाई पे जा रहा होगा, हीट क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है कुल मिला के, है ना, एनर्जी का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। और बच्चों, हम लोग थर्मोडायनेमिक में मेनली पढ़ते क्या है, एनर्जी के एक्सचेंज को ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीधा बात, मेरी बात आप समझे, यहां से यहां जाने में चेंज हो रहा है आपका एनर्जी एक्सचेंज, मतलब सिस्टम 1, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जब आप जाते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और इसी एनर्जी के एक्सचेंज को हम लोग पढ़ते हैं अंडर थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक एग्जैक्ट क्या है, ये बात मैं आपको समझाने के लिए पूरा माजरा यहाँ पे जनरेट किया। और अदरवाइज सिर्फ हमको स्टेट ऑफ सिस्टम बताना होता तो यहीं से बता देते कि बच्चों टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर फिक्स कर दो, उस टाइम पे जो स्टेट होगा किसी सिस्टम का, जो फेज होगा किसी सिस्टम का, वही उसका स्टेट कहलाएगा, स्टेट ऑफ सिस्टम। बट एग्जैक्ट अगर थर्मोडायनेमिक के बारे में आप जानना चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक क्या है, तो सीधा बात समझिए कि जब किसी सिस्टम का स्टेट एक्सचेंज होता है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है, देन उस कंडीशन में जो एनर्जी का चेंज हो रहा है, उस एनर्जी के चेंज को हम लोग पढ़ते हैं अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक, डेल्टा एच लेस देन 0 एक्सोथर्मिक। इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन कहां पे करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में। तो रिएक्टेंट क्या हो गया, इनिशियल, प्रोडक्ट क्या हो गया, फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में एनर्जी अगर एब्जॉर्ब किया तो एंडोथर्मिक, एनर्जी अगर रिलीज किया तो एक्सोथर्मिक। तो यही तो है थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो आप एक बार, इतना मेहनत से मैंने आपको समझाया, तो आप अपने प्यारे हाथों से कहिए कि मेरे हाथ जा, मेरे सर को जवाब दे के आ, तुझे समझ में आया कि नहीं आया। समझना तो हाथ को नहीं, समझना दिमाग को है ना। सभी का मैसेज आना चाहिए, जिसका मैसेज नहीं आया ना तो बहुत मुंह में कीड़े पड़ेंगे। 2 4 10 20 25 30 40 50 60, जितना लेट करोगे मैसेज भेजने में उतना ज्यादा कीड़ा पड़ेगा। नंदिनी का मैसेज आया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, सभी का आ रहा है। योगीराज, दिशा, दिव्यांग, सिद्धि, बहुत बढ़िया। चलिए
यहां तक समझ में आ गया एग्जैक्ट थर्मोडायनेमिक क्या होता है? चलो बच्चों, तो इसको लिख भी लो, नोट कर लो। एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू सिस्टम, इसे ही हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक। जिस टाइप के एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसी को हम पढ़ेंगे डिटेल में थर्मोडायनेमिक में। एनर्जी का एक्सचेंज कैसा हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, जो JEE मेंस में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, है ना, और आपका नीट में, इन सभी में प्रॉब्लम बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड आ गया जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते तो बाद में वो बन जाते हैं मूर्ख। तो आप मूर्ख ना बनो, इस वजह से थ्योरी को ध्यान से समझना। अगर आप थ्योरी को ध्यान से समझेंगे तो एग्जाम में आप ब्रिलियंट बनेंगे। और पूरा थर्मोडायनेमिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, कम से कम 7 तो होगा ही। फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री मिला के। इस वजह से पूरा ध्यान से चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है। और एक एक मार्क पे हजार हजार रैंक आगे पीछे होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज है जिसमें हम पढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर नॉर्मली इसको पढ़े तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बुकलेट में भी मिल जाता है। बट अगर जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट ये क्या है, और आपको इसमें याद भी करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से काम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है 4 ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग में लिखिएगा बच्चों थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में यहां पढ़ाऊंगा। फर्स्ट मैं बता दूं, 2 पार्ट में पेज को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा कॉलम में बच्चों लिखिएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक्सटेंसिव, और साथ ही साथ इंटेंसिव भी देखते जाए। अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन इसका यही है कि ऐसा प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे मास पे, जो डिपेंड करे साइज पे, सिस्टम के मास पे, सिस्टम के साइज पे। साइज अगर आप चेंज कर दें तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मास अगर आप चेंज कर दें तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उस टाइप के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बात करें तो ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, साइज पे डिपेंड ना करे, है ना। साइज चेंज भी कर दो तब भी प्रॉपर्टी ना चेंज हो, मास चेंज भी कर दो तब भी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना आए, उस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन तो इंडिया के सभी बच्चों को पता होता है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कौन सा एक्सटेंसिव होता है, कौन सा इंटेंसिव होता है, क्यों होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो मास पे डिपेंड ना करे, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे अगर हम बात कर रहे कि सपोज मैं आपके घर आया दिवाली पे घूमने, तो आपने बोला सर चाय पियोगे, तो मैं पहले बोलूंगा ना नहीं पिएंगे, लेकिन पीने का तो मन रहता ही अंदर से, है ना। कोई भी आएगा तो यही बोलते हैं कि नहीं नहीं पिएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप चाय बनाते हैं, चाय लेकर आते हैं। तो चाय आपने बनाया, ठीक है, प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जिस बर्तन में आपने चाय प्रिपेयर किया वहीं से डायरेक्ट आप टेस्ट करके देखते हैं ऐसे, अरे मीठा है कि नहीं, है ना। उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट कप में या ग्लास में जिसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं,
तो डिवाइड करने के बाद अब वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हो गया सभी में, बट उसके टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है ना। तो मतलब वो जो चाय बनने के बाद जो पूरा प्रिपेयर हुआ हुआ आपका सॉल्यूशन है, वो क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे दूसरा एक और एग्जांपल, आपने शरबत प्रिपेयर किया, वाटर में शुगर डिसॉल्व करके शरबत प्रिपेयर किया, तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया किसका, शुगर का। तो अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट जो आपने प्रिपेयर किया है उसी से डायरेक्ट पिए या डिफरेंट डिफरेंट ग्लास में लेके पिए, स्वीटनेस लेवल में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं, सभी का स्वीटनेस लेवल क्या है, सेम है ना। तो सीधा बात आप ध्यान रखें कि ये जो स्वीटनेस लेवल जो हम चेक कर रहे हैं सॉल्यूशन बनने के बाद, वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब एक ग्लास लेके चेक करेंगे तब भी उतना ही स्वीट लगेगा, है ना। 1 लीटर का ग्लास बड़ा सा ले लिए तब भी उतना ही स्वीट लगेगा, है ना। 200 ml का ग्लास लेके हम पी रहे हैं शरबत, तब भी उतना ही स्वीट लगेगा। मतलब स्वीटनेस जो हम चेक कर रहे हैं शरबत का, वो क्या हो गया बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और अब देखिए, जिस बर्तन में आपने शरबत बनाया उस बर्तन का वॉल्यूम है 2 लीटर, ठीक है। तो आपने टोटल मान लो शरबत प्रिपेयर किया 2 लीटर, है ना। तो अभी टोटल वॉल्यूम क्या है शरबत का, 2 लीटर, बट उसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 200 ml 200 ml 200 ml अलग अलग ग्लास में। तो अब देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लास में जा रहा है, तो अब शरबत का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, 200। तो मतलब 2 लीटर से चेंज होके अब अभी प्रेजेंट में क्या हो गया, 200 ml। इसका मतलब शरबत का जो वॉल्यूम वाला प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। तो इस वजह से जब वॉल्यूम का मेजरमेंट आप करेंगे तो वॉल्यूम कहलाएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, लेकिन जो स्वीटनेस ऑफ शरबत है वो कहलाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद करता हूं मैं जो आपको बताना चाहा आप समझ पाए। ठीक है, अब मैं कैमरा रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान समझना, एंजॉय करना, क्योंकि पढ़ाई एक एंजॉयमेंट है, फील करो। ठीक है, फील करिए पढ़ाई को, जब आप फील करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्योंकि ये 9th-10th का पढ़ाई नहीं है, ये JEE मेंस एडवांस के बाद आपका सीधा करियर बनेगा, बहुत बड़े मुकाम पे जाओगे। नीट क्लियर करने के बाद आप डॉक्टर बनोगे, ब्रांडेड बन जाओगे, तो बहुत बड़े मुकाम पे जाओगे। मुकाम पे जाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अब आ जाते हैं कॉपी पे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा जो डिपेंड करे साइज पे, मास पे, सिस्टम के, ऐसा जो डिपेंड ना करे मास पे, जो डिपेंड ना करे साइज पे, उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा भी ले तब भी बात बराबर, ज्यादा भी ले तब भी बात बराबर, है ना। अभी जैसे एक और एग्जांपल, बचपन में थप्पड़ खाए हो ना, थप्पड़, अरे वो कभी कुछ गलती की होगी घर पे तो दी होंगे मम्मी या पापा तड़ाक से गाल पे, एकदम आवाज जो करता है आवाज। तो अगर सोच लो कि ऐसे दिया गया तो आपको धीरे से लगेगा, ऐसे दिया गया तो तेज लगेगा, और ऐसे दिया गया और तेज लगेगा। तो अब कितने तेज से आपको मारा जा रहा है ना। तो मतलब कुल मिला के थप्पड़ क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डिपेंड करता है साइज पे। जितना हाथ का साइज बड़ा होगा ये उतना तेज लगेगा आपको चोट, जितना छोटा होगा उतना धीरे से लगेगा। तो ये भी क्या हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फील, आसपास जो भी चीज है उस पर फील करो कि क्या एक्सटेंसिव है और क्या इंटेंसिव है ना। समझ गए क्या, क्लियर। जैसे जो भी आपके आसपास वहां फील करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखना बच्चों। डेफिनेशन में जाने से पहले आपका एक मतलब सजेशन चाहूंगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, अब सजेस्ट करो जल्दी से। एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ में आ गया या नहीं आया, सारे लोग करो यार, सारे लोग करो। चलो ठीक है, बाकी लोग मैसेज करो। एक बच्चे का मैसेज आया, सर रिपीट वंस, मैं कर रहा हूं बच्चों। देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज
जो मास में डिपेंड करे, साइज पे डिपेंड करे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड ना करे, साइज पे डिपेंड ना करे, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। सीधा सीधा बात आप ध्यान रखो, ठीक है। जो साइज पे, मास पे डिपेंड ना करे, ऐसे प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे, साइज पे डिपेंड करे, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। एग्जांपल में मैंने शरबत लिया, सपोज हमने शरबत प्रिपेयर किए 2 लीटर, है ना। स्वीटनेस जो लेवल वहां है, बाद में उसको ग्लास में जब डिवाइड करेंगे तब भी उतना ही स्वीट रहेगा, ठीक है। बट ग्लास में जाने पे शरबत का वॉल्यूम चेंज हो गया। कंटेनर में जब 2 लीटर कंटेनर में था तो वॉल्यूम अलग था, तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो स्वीटनेस लेवल है शुगर का, वो क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जिस बच्चे का मैसेज ये आया था सर रिपीट करो, उस बच्चे को बताना है समझ में वापस से जो बताया आया या नहीं आया, जल्दी से मैसेज करो। चलो बढ़िया, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, सारे लोग लिखिएगा। वैल्यू, वैल्यू डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम, वैल्यू डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, डिपेंड्स on mass of the system, mass of the system, ठीक है, mass of the system। अब इधर आ जाते हैं जरा इस कॉलम में, है ना। इस कॉलम में अगर आ जाओ तो देखिए यहां लिखिएगा, डू नॉट डिपेंड अपॉन mass and size of the system, size of the system, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी बात, अगर साइज और मास पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये एडिटिव नेचर का होगा, ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये इसमें लिख लीजिएगा, एडिटिव इन नेचर। और इसमें लिखिएगा बच्चों, नॉन एडिटिव इन नेचर। नॉन एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि जो मास पे डिपेंड करेगा, और 2 सिस्टम अगर एक ही टाइप का है, उसको एक साथ लाएंगे तो मास तो इंक्रीज होगा, एडिटिव हुआ। और जो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, नॉन एडिटिव है ना। तो एडिटिव एंड नॉन एडिटिव। इसके बाद सीधा, अगर ऐड करने पे चेंज हो रहा है तो डिवाइड करने पे भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जैसे शरबत जो कंटेनर में लिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्लास में जब हमने डिवाइड किया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन स्वीटनेस लेवल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो कैसा होता है बच्चों, डिवीजन पे चेंज होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आप सिस्टम को डिवाइड भी कर देंगे तो चेंज होने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मेरे दोस्तों ध्यान से लिखो, लिखो इसमें कि देयर वैल्यू चेंज ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम। एंड इसमें लिख लीजिएगा, देयर वैल्यू remain same on division of system, ठीक है, डिवीजन ऑफ सिस्टम in any number of parts। कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, चेंज होने वाला नहीं है। जैसे शरबत 2 लीटर जो है, उसको 5-5 ml में बना के बहुत सारा ग्लास में भर दीजिए। 5 ml रखो एक ग्लास में, 10 ml, 100 ml, 200, सभी का स्वीटनेस लेवल सेम, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया इनका प्रॉपर्टी के बारे में डेफिनेशन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब अगर बात करें एग्जाम्पल का, है ना, एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। देखो इधर जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं,
वो एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल है। इधर जो लिख रहा हूं वो इंटेंसिव का। देखिए कुछ कुछ तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा जो आगे जाके आप पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात करें एग्जाम्पल में मास का, तो मास कैसा है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐड करने पे मास चेंज हो जाता है। जैसे ये एक मार्कर है, एक और मार्कर सेम ऐसा हिला के यहाँ रख दिए, तो ऐड होने पे मास क्या होगा, नेट चेंज हुआ है ना। तो मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास और मोल क्या होता है बताओ, गिवन वेट बाय मोलर मास। मोल निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना, जिस भी सब्सटेंस का मोल निकालने बोले उसका गिवन वेट ले लो और उस गिवन वेट में मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस है ना। और दोनों का यूनिट सेम रखना है, नीचे ग्राम में होता है इसलिए ऊपर भी ऑलवेज किस मिलेंगे, ग्राम में। तो देखिए ये जो मोलर मास है हर एक सब्सटेंस का फिक्स होता है, तो वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, वेट। वेट अलग अलग लेंगे तो मोल क्या लेगा, आएगा अलग अलग। तो ये जो मोल का वैल्यू है वो वेट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मोल भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको बता ही दिए, जैसे इस कंटेनर में हमने वाटर लिए 1 लीटर और इस कंटेनर में वाटर लिए हमने 1 लीटर, दोनों को ऐड कर देंगे, अलग कंटेनर में लेके चले गए तो क्या वॉल्यूम हो जाएगा, 2 लीटर। इसलिए ये वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना। और इंट्रोपी आगे जाके पढ़ने वाले इनके बारे में हम बताएंगे क्यों ऐसा होता है ना। तो देखिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो होता है एनसीबी डेल्टा टी। तो इसमें एन इन्वॉल्व हो रहा है मोल, तो मतलब मास इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से इनके फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। फोर्थ पॉइंट कौन सा, ये वाला, सारे लिखने हैं, सारे सारे लिखने हैं, ये भी लिखने हैं। इसके बाद देखिए मास, मोल, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिव फ्री एनर्जी एंड इंट्रोपी क्या हो गया बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी सिस्टम का। याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, खोपड़िया में फीट कर लेना। खोपड़ी मतलब दिमाग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। और एक बात मैं बता दूं, ज्यादातर क्वेश्चन इंटेंसिव से ही आया है एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। सबसे पहले हम एक बात बता दें कि प्रेशर, प्रेशर ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना, क्योंकि प्रेशर ऐड नहीं कर सकते, एडिटिव नेचर का नहीं होता है ना। आगे बताऊंगा। और टेम्परेचर, जैसे आप देखो एक बात हम पूछते हैं, तुम लोग फटाफट जवाब दो। तो इधर वाटर है, ये वाटर है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और ये वाटर है, टेम्परेचर इसका भी है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। होगा या नहीं होगा, सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी से, अरे जल्दी जवाब दो। सभी लोग जवाब दीजिए। 100 ऐड करेंगे तो 200 होगा कि नहीं होगा। देखो बहुत मजा आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर होगा और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी जवाब दो सारे लोग, सारे लोग अपना मत रखिए, अपना जो थीम, अपना जो आपका सोच है उसको रखिए हमारे सामने। हाँ चलो आ जाओ, अब मैं बताता हूं। अरे बुड़बक जो बोल रहा है कि 200 होगा, रे बेवकूफ, वो देखो। अरे बुड़बक पानी गर्म कर लो जाके अभी घर में, क्लास ओवर हो उसके बाद। ठीक है, दूसरे बार भी पानी गर्म कर लो और दोनों को बॉयल करके मिला दो, तो क्या 2 टाइम्स बॉयल हो जाएगा क्या है। 100 डिग्री और 100 डिग्री को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री रहेगा है ना। तो 200 नहीं होगा, नहीं तो पानी तो गर्म करना ही नहीं पड़ता कभी। फिर हम क्या कर लेते, जादू, जादूगर बन जाते कि एक पानी है 25 डिग्री में और ये 25, 25 को मिला दो तो 50 डिग्री, फिर 50 को मिला दो तो 100 डिग्री, 100 को मिला दो तो 200 डिग्री, और इसी में बन जाता खाना वाना सब, पूरा भोजन इसी में बन जाता। हमको तो फिर गैस का जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। है तो बेवकूफ,
200 नहीं होता तो फिर तो कोल्ड वाटर को मिला मिला के टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आइस आइस मिलके तो पूरा हाई टेम्परेचर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता, सीधा बात, टेम्परेचर दोनों मिक्स कर दिए। वो भी आगे बताऊंगा, प्रेशर वाला भी एग्जांपल आगे बताऊंगा, जो जहां आते जा रहे बताते जा रहा हूँ। टेम्परेचर 100 को मिक्स करेंगे 200 नहीं हो सकता, जितना इसका है उतना ही इसका रहेगा। तो फिक्स होने के बाद फाइनल जो मिक्स होने के बाद जो वाटर आएगा उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर दूसरा काम, मान लो एक टेम्परेचर है वाटर का इधर और इधर भी एक वाटर है ना, जो बचपन में ऐसे आप करते होंगे, ठंडी के मौसम में स्कूल जाते वक्त जब स्नान करते हैं, है ना, कुछ बच्चे तो स्नान ही नहीं करते 4-5 दिन तक, और कुछ जो रेगुलर स्नान करते हैं, तो मम्मी क्या करती होगी आपकी बचपन में, कितना देखो मम्मी पापा कितना केयर करते थे बचपन में, अभी भी है ना, इसलिए आपको भी केयर करना चाहिए पेरेंट्स का अच्छे से। इसमें देखिए क्या है कि पहले पानी वो गर्म करती थी गैस पे, है ना, या फिर किसी भी चीज से, और गर्म करने के बाद, और ये कोल्ड वाटर है, इन दोनों को, इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री है सपोज, या इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री और इसका टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री, तो फिर क्या किया जाता था, टेक्निक है ना, जिसमें ये पानी भी लिए और ये पानी भी लिए, मिला दिए, इस पानी का टेम्परेचर इससे ज्यादा और इस पानी का टेम्परेचर इससे कम। ऐसा ही किए हो ना बचपन में, बताओ हाँ या ना किए हो कि नहीं, ऐसा किए हो कि नहीं, बिल्कुल किए हो। तो अब देखिए ऐसा तो नहीं हो गया 30 और 35 डिग्री हो गया, इससे भी हॉट हो गया ये, ऐसा तो नहीं होता, है ना, समझ गए। तो अब देखिए 30 से टेम्परेचर कम और 5 से टेम्परेचर ज्यादा, है ना, तो ऑन एवरेज टेम्परेचर आ रहा है, इस वजह से बच्चों टेम्परेचर क्या हो गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ गए। प्रेशर के बारे में भी अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा डिटेल में। अब और प्रॉपर्टीज इसमें लिखना है, वो लिखते जाइए। देखिए ये इंटेंसिव का एग्जांपल में लिखिएगा, इंटेंसिव वाले एग्जांपल में लिखिएगा टेम्परेचर, उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी रॉड ले लो मेटल का, या मेटल के रॉड का डेंसिटी अगर कहीं भी देखें लार्ज लीजिए स्मॉल लीजिए, डेंसिटी तो सेम ही रहता है ना, तो डेंसिटी। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि बेटे तुम तब तक चेंज नहीं होगे जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिर मास चेंज हो जाए या वॉल्यूम चेंज हो जाए या साइज चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। इसको वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी का, और एक बार ब्रह्मा जी वरदान दे दिए तो ब्रह्मा जी का वरदान कोई काट नहीं सकता भाई, है ना। बोल दिए बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचरवा से बच के रहना रे, टेम्परेचरवा जो है ना वो तेरे को गड़बड़ कर देगा, तो ये टेम्परेचर से बच के रहता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिर्फ ये तब बदलता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म का, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन जिसमें आता है मोलारिटी, नॉर्मलिटी एटसेट्रा, है ना। कंसंट्रेशन टर्म डिफरेंट टाइप के, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, परसेंट W बाई W, परसेंट W बाई V, परसेंट V बाई V, है ना, डिफरेंट टाइप के, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म है। परसेंट लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, है ना, परसेंट जो भी हम लोग निकालते हैं V बाई V वगैरह, सारे कंसंट्रेशन टर्म है। बट कंसंट्रेशन टर्म जब भी लिखते हैं तो वहां मोलारिटी इसलिए आता है कि जैसे मोल कंसेप्ट चैप्टर में, मोल तो एक टॉपिक है लेकिन बहुत पॉपुलर हो गया इसलिए उसको मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, तो मोलारिटी इतना ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म से पॉपुलर है, इस वजह से कंसंट्रेशन जब भी लिखते हैं तो मोलारिटी आता है। बच्चों ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, जब तक सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टी वाइज तब तक उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है क्या, मोलारिटी चेंज होता है क्या, नहीं। तो जैसे आपने शरबत घोल के ले लिया और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या कंसंट्रेशन उसका बदलता है क्या, नहीं। इसी वजह से मोलारिटी, नॉर्मलिटी भी क्या हो गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, किसी का बॉइलिंग पॉइंट, किसी का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जैसे वाटर लीजिए,
1 लीटर लीजिए या 1000 लीटर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसे ही रहता है। ये सब साइज मास पे डिपेंड नहीं करता। ये दोनों भी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी का, नो 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 नो, मास चेंज करेंगे तो मोलरिटी नहीं चेंज होगा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। भाई जब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूट का मोल तो चेंज हो रहा है, साथ ही साथ सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है ना। ठीक है, सारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को आप समझिए ना। देखिए जैसे सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मैंने यहां बना लिया। एक बात मेरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सॉल्यूशन का मोलरिटी है 2 मोलर और वॉल्यूम है 1 लीटर, है ना, वॉल्यूम है 1 लीटर। अब देखिए अगर हम इस सॉल्यूशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या इसका मोलरिटी चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा यार, मोलरिटी चेंज होने वाला नहीं है। मोलरिटी तो हर बार यही रहेगा, क्योंकि अगर निकालते हैं मोल तो क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 मोल, मतलब यहाँ पे 2 मोल सॉल्यूट है। तो जैसे सॉल्यूशन में हर पॉइंट पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, तो जब हम इसको इधर भेज रहे तो सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी तो जा रहा है, यहाँ सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी तो जा रहा है, यहाँ सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी तो जा रहा है। और आप सिंपल सा बात बताओ ना यार, सॉल्यूशन जब तक नहीं बदलेगा तब तक कंसंट्रेशन टर्म बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन टर्म बदलने के लिए सॉल्यूशन को बदलना पड़ेगा ना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, स्प्राइट या फिर माजा, लिम्का, है ना, कोक, जो भी आप पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को क्या एक एक बोतल बनाया जाता होगा क्या? एक एक करके बैठ के वहां पे बनाया जाता होगा फैक्ट्री में? नहीं, एक साथ प्रोडक्शन होता होगा, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट 1-1 लीटर के वॉल्यूम में बॉटल में उसको पैक किया जाता है। लेकिन सबका टेस्ट क्या होता है? सेम, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन क्या होता है? सेम, सबका मोलरिटी क्या होता है? सेम। तो यही बात है कि जब तक सॉल्यूशन नहीं बदलेगा तब तक कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। और सॉल्यूशन बदला कि नहीं बदला, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब यार थोड़ा मेरे को आगे जाने दो, वही बताऊंगा। जैसे बोल रहे हो कि मोलरिटी जो है, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मोलरिटी मोल बाय, यार मोल बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये मोल क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जब रेशियो निकालते हैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का तो ऑलवेज इंटेंसिव आता है। ये बात आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। समझ गए क्या? तो मतलब जो डिवाइड करने पे ना बदले, है ना, उसको हम लोग इंटेंसिव बोलते हैं। और मोलरिटी डिवाइड करने पे बदलेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, है ना। जैसे इसको मान लो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, 1 लीटर और 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर 1 लीटर, तो मोलरिटी तो वही रह गया यहाँ पे, यहाँ भी 2 मोलर और यहाँ भी 2 मोलर। तो देखिए यहाँ मोल निकालेंगे, सॉरी यहाँ 1 लिया, 1/2 लीटर कर दिया, 1/2 और 1/2 लीटर। अगर यहाँ मोल निकालते हैं तो 2 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1 मोल। और यहाँ 2 इंटू 1/2 कर दिया, कितना आ गया? 1 मोल। तो 1 मोल सॉल्यूट यहाँ आ गया, 1 मोल सॉल्यूट यहाँ आ गया। अगर अभी भी मोलरिटी निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1/2, ये ऊपर जाएगा कितना आ गया? 2 मोलर। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 मोलर। वही रहा ना, वही चीज है। जब तक सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं बदलेगा, प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा, तब तक मोलरिटी तो बदलेगा ही नहीं। तो मोलरिटी क्या हो गया बच्चों? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रखें कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, सर मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है। तो बेटे मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल तो है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी तो है। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो मोल जब चेंज हो रहा है तो मोलरिटी चेंज होना चाहिए, मतलब ये तो इंक्रीज कराने काम कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो डिक्रीज करा रहा है ना। तो नेट यहां से इंक्रीज और यहां से डिक्रीज एक दूसरे को कर देता है, कैंसल आउट। इस वजह से मोलरिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, इफ सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स without adding different type of solution, without adding water, without adding solute, सिर्फ सॉल्यूशन लिए,
उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसका कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। जैसे आप लेते हैं माजा, तो वहां पे लिखा रहता है परसेंट W/D, W मोलरिटी वगैरह। अब माजा जब पीते हो आप, तो अलग अलग ग्लास में आप, जैसे आपके मम्मी पापा, आप लिए, बहन ली, सबने लिया, तो क्या टेस्ट अलग अलग हो जाता है क्या ग्लास में जाने पे? नहीं। तो टेस्ट किस पे डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर बॉटल से निकलने के बाद भी आपको सेम टेस्ट दे रहा है, आप सभी को दे रहा है सेम टेस्ट, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जितना आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज कर रहे हो उतना ही बाकी सब भी कर रहे हैं। ये बात है, याद रखना। कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, या जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मेरे बेटे बच्चों, सब ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कंडक्टिविटी है ना, या फिर रेजिस्टिविटी और ईएमएफ ऑफ सेल। ये तो मैं जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि ईएमएफ सेल इंटेंसिव होता है। ठीक है, तो ये तीनों भी याद रखना, इनके बारे में डायरेक्ट आ चुका है जेईई में क्वेश्चन, ऑप्शन में ये था अवेलेबल। क्योंकि पूरा बच्चा जो इंडिया का पढ़ता है ना, उसको क्या पता होता है बताता हूं। ये पूरा पता होता है एक्सटेंसिव वाला, और इंटेंसिव में टेम्परेचर और प्रेशर सबको पता होता है, और कंसंट्रेशन ये सबको पता होता है। बाकी ये सब पता नहीं होता, इक्विलिब्रियम वाला, डेंसिटी वाला, है ना, और ये सब जो है नहीं पता होता। इसको याद रखिएगा, जो सबको पता है उससे थोड़ा अलग याद रखो, तभी तो आप रैंकर बनेंगे। टोटल 15 लाख बच्चे आपके साथ एग्जाम देने वाले, उसमें से आपको हरा के सबको 30,000 के नीचे आना रैंक, है ना। चलिए अब देखिए, यहां तक मैंने सारी बातें बता दिया, तो अब फिर से एक बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? देखो इतना मैंने एनर्जी लगा के आपको पढ़ाया, तो एक आपको जवाब देना तो बनता है, एकदम दिल से बताओ, मन से बताओ, आया कि नहीं आया? तुम्हारे मैसेज में एग्रेशन दिखना चाहिए, हाँ सर आया, फटाफट एकदम सेंड करो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ भी कोई सेंड कर सकता है ऐसे, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। मेरे साथ पढ़ते पढ़ते एग्रेसिव होके फोन तोड़ मत देना, एक दिन तो हमने तोड़ दिया फोन यार गलती से। जहर समझ आया सर, क्या बात, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कतई जहर, जहर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। अभी इंटेंसिव फिनिश नहीं हुआ है, अभी आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, अभी तो मेंस और नीट के लिए हुआ है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल और भी है, इसमें लिखिएगा आगे जाके। अरे यार ये टाइम ओवर हो जाएगा 5 मिनट बाद, हट। इसमें लिखो एग्जांपल में, और 2 एग्जांपल, एक लिख लेना बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको अलग से अब क्यों बताए, ताकि अलग से ध्यान रखिएगा, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इसको लिख लो। अब मैं जाता हूं, यस इंटेंसिव भी लिखना है। इंटेंसिव में अभी जो भी एग्जांपल दे रहा हूं ये सारे इंटेंसिव के हैं, सारे एग्जांपल इंटेंसिव के हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है बच्चों बल्ब, है ना, ये इधर से एक बल्ब, अरे डंबल, है ना, गए जिम में खटाखट खटाखट, है ना, बस वैसे ही है, बल्ब है डंबल टाइप का। इसमें लगा हुआ स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक मतलब पार्टीशन, इधर ग्रुप ए, इधर ग्रुप बी। ठीक है, अब देखिए इसका नाम हमने दिया ए, इसका नाम हमने दिया बी। नेमिंग करना जरूरी है, जैसे होते हैं बबलू, गुड्डू, पप्पू अपने क्लास में, बस वैसे ही ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब ए में हमने जो सिस्टम लिया है बच्चों, गैस भरा है इधर भी और इधर भी गैस भरा है। देखिए यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, T1 एंड मोल N1। देखो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था सर प्रेशर भी समझाओ, तो देखो वेट करना, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा, याद रखना।
ठीक है। अब इधर देखो, इधर प्रेशर है P2, यहां समझ में नहीं आ रहा है आपको तो लो मैं मार्कर चेंज कर देता हूं जरा, तुम भी क्या याद रखोगे, P1 V1 T1 एंड N1, ठीक है। इधर का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये आ गया P2, ये आ गया V2, ये आ गया T2 और ये आ गया N2। एक बच्चे ने मैसेज किया काला रे सैया काला रे, हाँ बेटा काला रे सैया काला रे, काला है तो क्या हुआ। चलो इधर आ जाओ, P1 V1 T1 N1 और इधर P2 V2 T2 और N2, ठीक। अब यहां पे कंडीशन दिया है आफ्टर, ये देखते जाओ, आप सीखो इससे, ऑब्जर्व करो और कुछ नहीं करना है, छापते जाना है, देखते जाना है। आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक, ठीक है। अब देखिए जैसे ओपन करेंगे स्टॉप कॉक तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये गैस इधर और ये गैस इधर, दोनों साइड गैस सेम था, इधर भी गैस था इधर भी गैस था। जिस टाइप के गैस का यूज हमने यहां किया उसी टाइप का गैस यहां भी है। तो देखिए बच्चों, इस रीजन का वॉल्यूम है V1, इस रीजन का वॉल्यूम है V2। तो अगर मैं बात करूं कि आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक तो टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा मेरे बेटे, V1 प्लस V2, ठीक है। इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। चलो बताओ ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर दिए, हो गया V1 प्लस V2, ठीक है। ठीक है, अरे बोलो बोलो जल्दी, टाइम ओवर हो जाएगा फिर देखो। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखो, इधर का मोल था N1, इधर का मोल था N2, तो टोटल मोल हो जाएगा N1 प्लस N2, क्योंकि मोल एडिटिव है, सुने होंगे। N1 मोल लिए हाइड्रोजन, N2 मोल लिए हाइड्रोजन, दोनों को मिक्स करा दिए तो कितना हाइड्रोजन हुआ, N1 प्लस N2। तो बस वैसे ही इधर N1 इधर N2, तो टोटल मोल क्या हो गया मेरे बच्चों, N1 प्लस N2, ठीक है। तो देखो ये एडिटिव है, ये एडिटिव इसलिए, ये क्या हो गया एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव। इस बात का सबूत है, ऐसा होना इस बात का सबूत है कि मोल और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ठीक है। बट अगर आप ऐसा कभी लिखे हो क्या, ऐसे कभी लिखे हो, गलती से बताओ कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, ऐसा कभी किए हो क्या कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, कभी नहीं किए हैं। तो क्या होता है मेरे भाई मेरे बच्चों, क्या होता है ऐसा है कि जिधर का प्रेशर कम है उधर का प्रेशर इंक्रीज होगा और जिधर का प्रेशर ज्यादा है उधर का प्रेशर कम होगा, क्योंकि मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे बचपन में नहीं किए हो, मेला गए थे घूमने, मेला समझते हो ना तुम लोग, मेला को क्या बोलते हैं मराठी में, मुझे तो आता ही नहीं है यार, बताओ मेला समझते हो, अच्छा चलो। तो मेला गए और बचपन में तो खच्चड़ होते ही सब लोग, बदमाश एक नंबर के, चुने हुए चुनिंदे टाइप के। तो मेला में कोई बच्चा लिया था बलून, वो 10 रुपया मिलता था इतना बड़ा वाला, और हम लोग लेके जाते थे पिन, और पिन में वहां होल कर दिए। तो क्या होता है कि फ्रॉम बलून गैस रिलीज होकर एटमोस्फेयर में आ जाता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि बलून के अंदर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा होता है और एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 atm, ठीक है। तो ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक दोनों साइड का प्रेशर सेम ना हो जाए। मतलब बात यह है बच्चों कि फाइनली प्रेशर दोनों साइड के बल्ब का इक्वल तो होगा बट नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2, टोटल प्रेशर बिलोंग करेगा इन बिटवीन P1 एंड P2, ठीक है। तो ध्यान रखें कि P टोटल नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल, टोटल लिखो फाइनल ग्रेटर देन P1 एंड लेस देन P2। तो ये देखिए डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं पाए, इस वजह से भैया बच्चों ये क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा बात फिर से वही टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर में तो वाटर वाला एग्जांपल बता ही दिया आपको कि T फाइनल आप नहीं कर सकते T1 प्लस T2, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर T फाइनल ग्रेटर देन T1, या ऐसा अगर अज्यूम कर ले कि P1 लेस देन P2, तब जाके P1 से ज्यादा होगा और P2 से कम। और यहाँ अज्यूम कर ले कि T1 लेस देन T2, मतलब T1 टेम्परेचर कम है T2 ज्यादा है,
तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा T1 से और कम होगा T2 से। मतलब सीधा याद रखिएगा कि दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम। ठीक है, तो ये है सबूत किस बात का, प्रेशर और टेम्परेचर के इंटेंसिव होने का और मोल और वॉल्यूम का एक्सटेंसिव होने का। जल्दी से बताओ, आगे बढ़ाना है और फटाफट सेंड करिए, मैसेज भेजो मेरे प्यारे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे समझोगे तो पढ़ाने में मजा आता है। बहुत खूब, चलो भेजो मैसेज, लिख लिया ना, इसको लिख लेना, और अगर छूट जाए तो लेक्चर देख के लिख लेना, क्योंकि नोट बहुत जबरदस्त में बनवाने वाला हूं आपको। सारा क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट का आपके नोट्स के बेस्ड बनेगा, देखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे फिर से एक एग्जांपल। ये तो आपका एडिटिव का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको डिवाइड करके एग्जांपल बताता हूं। देखो, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1, ठीक है, वॉल्यूम V1, मोल N1 और टेम्परेचर T1। इसको प्यार से एकदम स्मूथली, गुस्सा नहीं होना, प्यार से स्लोली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट, ठीक है, ये दोनों इक्वल पार्ट। यार तुम लोग से मतलब बिछड़ने का टाइम हो रहा है यार, एक बार बाय बोल दो यार, बाय बोलते नहीं तुम लोग, ऐसे चले जाते हो, मजा नहीं आता, मीटिंग ओवर हो जाता है। बाय कर दो यार एक बार जल्दी से, बाय, ऐसे बाय करते हैं हम तो। चलो इधर देखो, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए सीधा बात कि अगर यहां का वॉल्यूम, तुम लोग मैसेज सेंड करते रहो और देखते भी जाओ। अब देखो इधर अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, बाय बाय, अरे हाथ से काम नहीं चलेगा भाई, लिख के भेज, बाय, M1 V1 T1 और N1, ठीक है। तो इधर देख, कंडीशन है कि जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, बच्चों, सॉरी बच्चों तो तुम लोग हो नहीं, मूर्ख हो, जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, तो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ का वॉल्यूम V1 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1/2 और V1/2, तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है भाई, तो डिवाइड होने पे जो डिवाइड हो जाए